हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेल बायोलॉजी, जिसमें हम बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट के बारे में बात करेंगे, जिसको हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल कहते हैं। तो सेल के बारे में आपने 9th क्लास से ही पढ़ा होगा। आइए देखते हैं कि सेल के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ जो कि आप सभी को कहीं न कहीं हमेशा किसी न किसी एग्जाम में मिल जाएंगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले सेल बायोलॉजी होती क्या है। सेल बायोलॉजी क्या होती है बेटा? तो सेल बायोलॉजी का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल। इवन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल विल आल्सो स्टडीड इन सेल बायोलॉजी। या हम एक शब्द में कह सकते हैं द कंप्लीट स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का एक छोटा सा ब्रांच है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी कि द ब्रांच ऑफ साइंस या द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। कई एग्जाम में दोनों चीज़ों को दे देता है एक साथ, तो हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में। तो आज के बाद सिंपल सा डिफरेंस है। सेल बायोलॉजी का मतलब है कि होल सेल बायोलॉजी। इट मीन्स इसमें स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, फंक्शन भी आ जाएगा, रिप्रोडक्शन भी आ जाएगा और सेल का जो केमिकल कंपोजिशन हो आ जाएगा, उसके जो क्रोमोसोमल स्टडीज़ हैं वो भी आ जाएंगे, जो इंटरनल माइन्यूट स्टडी है वो भी आ जाएंगे। यानी कि अगर हम सेल का कंप्लीट स्टडी करें तो वो सेल बायोलॉजी कहलाएगी। और अगर हम केवल सेल ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर को या सेल के अंदर के स्ट्रक्चर को या हम सेल के साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या बाकी सेल में पाई जाने वाली किसी भी संरचना के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो चीज़ कही जाती है साइटोलॉजी। इसमें हम सिर्फ स्ट्रक्चर पे मेनली फोकस करते हैं, जबकि इसमें सेल बायोलॉजी में हम सेल डिवीजन को भी लेते हैं, मियोसिस माइटोसिस भी पढ़ते हैं। इसके अलावा सेल किस तरह से अपना रिप्रोडक्शन करता है, किस तरह से सेल्स के फंक्शंस है, किस प्रकार की सेल कौन सा काम करती है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। यानी कि सेल बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन। साइटोलॉजी इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ओनली। यह केवल साइटोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करेंगे? केवल और केवल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। अब आते हैं सेल के बारे में। हम थोड़ा बहुत इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड बातें जानते हैं कि सेल को डिस्कवर किसने किया था। तो आप सभी को पता होगा कि सेल को डिस्कवर किसने किया है। तो सेल को डिस्कवर करने वाले सबसे पहले जो साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक हैं। एक्चुअल में रॉबर्ट हुक ने अपने हाथों द्वारा एक माइक्रोस्कोप बनाया था, यानी कि सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से ये कॉर्क के टुकड़े का अध्ययन कर रहे थे। कॉर्क क्या होता है बच्चा? तो पहले क्या होता था, जो बॉटल्स होते थे उसमें चूड़ीदार ढक्कन नहीं हुआ करते थे। उन बॉटल्स में एक कॉर्क यानी लकड़ी के टुकड़े का ढक्कन लगा दिया जाता था। जैसे आप शैम्पियन की बॉटल्स वगैरह में देखते हो कि वो खोलते हैं और वो निकलता है। तो उसके पतले पतले स्लाइड्स को यानी पीसेस को क्या किया, कट किया और उन्होंने देखा तो उनको हनी बी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मिला। हनी बी यानी कि जो हमारी मधुमक्खी होती है उसका जो छत्ता होता है, कॉम्ब का मतलब क्या होता है? छत्ता होता है। तो छत्ते में जैसे हम देखते हैं तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। कैसा स्ट्रक्चर दिखता है? हेक्सागोनल। कभी बारीकी से आप जाइए और मधुमक्खी के छत्ते को देखिए तो उसमें कैसा स्ट्रक्चर दिखता है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखता है। तो उन्होंने जब देखा तो वो खाली स्थान वाली यानी कि एम्प्टी था, बिकॉज क्योंकि लकड़ी का टुकड़ा था, कॉर्क का टुकड़ा था। कॉर्क जो होता है वो ट्री का आउटर लेयर से निकाला जाता है। तो इसलिए वो सेल्स क्या थी? डेड सेल्स थी। तो इसमें साइटोप्लाज्म नहीं था। यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं कि इसमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं है। तो साइटोप्लाज्म नहीं थी, डेड सेल था। और इसको उन्होंने शुरू में सेलुला कहा, जो बाद में सेल के नाम से जाना गया।
इन्होंने इस बात को 1665 ईस्वी में इनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। कई बार पूछा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि रॉबर्ट हुक द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, माइक्रोग्राफिया। और माइक्रोग्राफिया में उन्होंने यह बताया कि सेल क्या होती है, कैसी दिखती है। और लेकिन तब तक हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई थी और लाइव सेल को वो नहीं देख पाए। उसके बाद लगभग 1674 ईस्वी में इनके डिस्कवरी के लगभग 9-10 साल बाद, कुछ लोग जो है 1671 कुछ बुक्स में आप पाएंगे, लेकिन 1674 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ये बेटा बायोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत महान वैज्ञानिक है। ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। माइक्रोबायोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि जो सूक्ष्म जीवों पे वर्क करते हैं। किस पे वर्क करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिम्स पे वर्क करते हैं। तो इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि सूक्ष्म जीवों के विज्ञान के का पिता किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर हमारा क्या जाता है? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने 1674 ईस्वी में इन्होंने भी अपने द्वारा ही जो है माइक्रोस्कोप बनाया था, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से। ये एक बार पॉन्ड वाटर यानी तालाब का जल लेकर उसकी स्टडी कर रहे थे। किसकी स्टडी कर रहे थे? पॉन्ड वाटर की स्टडी कर रहे थे। तो इनको उस पानी में कुछ चलते फिरते क्रिएचर्स नजर आते हैं, यानी कुछ चलती फिरती संरचनाएं नजर आती हैं। और जब हम उन्होंने ये देखा तो उनको ये लगा कि वो एनिमल्स जैसे चल रही हैं या मूविंग हैं, तो इसलिए उन संरचनाओं को उन्होंने एनिमल क्यूल कहा। क्या कहा बच्चा? एनिमल क्यूल कहा। एक्चुअल में वे संरचनाएं जो थी वो क्या थी? बैक्टीरिया की सेल थी। किसकी सेल थी? बैक्टीरिया की सेल थी। तो लीवेनहॉक द्वारा की गई लाइव सेल की डिस्कवरी सेल के इतिहास में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इवन सेल की भी डिस्कवरी जो है वो आज हमारे फिजियोलॉजी या हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उस टाइम पे अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो उसके पहले हम अपने बॉडी के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को नहीं जानते। बिकॉज हमें पता है जिस तरह से ईंट मिलकर दीवार बनती है, दीवारों के मिलने से चहर दीवारी और पूरा घर बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से सेल से सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है वो हमारी होती है सेल। सेल का मतलब हम सिंपली कह सकते हैं ईंट। क्या कह सकते हैं? ईंट। जो सेल है ये सेल कई सारी सेल मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। टिश्यू बनाती है। बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। और कई प्रकार के ऊतक यानी टिश्यूज मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। और अंगों से अंग तंत्र बनता है। जैसे अंग कैसे बनेंगे? मान लीजिए हमारे हैंड को बनाना है तो इसमें सिर्फ एक ही प्रकार का ऊतक नहीं है, इसमें कई तरह के टिश्यूज हैं। जैसे हमारी जो स्किन बनी हुई है, ये एपिडर्मल जो लेयर है ये किस टिश्यू की बनी हुई है? ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पार्ट इसमें एपिथेलियल टिश्यू का है। उसके बाद हमारा जो मसल्स है, हमारे जो बोन्स है, ये कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से जो हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमें गर्म और ठंडे या किसी भी चीज़ का जो अनुभव होता है वो किस चीज़ से होता है? वो होता है हमको नर्व सेल से, जो कि हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। तो इस तरह से किसी एक ऑर्गन को बनाने के लिए मोर देन वन टिश्यूज़ की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। और इसके बाद कई सारे अंग मिलके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि एक सिंपल ह्यूमन बीइंग्स में आपकी आंखें जो चीज़ देखती हैं वो ब्रेन तक सिग्नल जाता है, पैरों में कांटा चुभता है वो भी ब्रेन तक आता है। तो किस तरह से आता है? अगर एक अंग दूसरे अंग से इंटरकनेक्टेड नहीं होता, बीच वाला मना कर देता,
भाई हम तुम्हारी सूचना को क्यों ले जाए, तुम्हारे नौकर लगे हैं क्या? तो क्या वो सूचना ऊपर जा पाती? नहीं जा पाती। तो इसलिए ऑर्गन सिस्टम बनता है, सारे ऑर्गन्स मिलकर एक साथ काम करते हैं और पूरी बॉडी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्कवरी एंड ऑल अबाउट सेल। अब आते हैं हम, एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम सेल थियरी कहते हैं। हिंदी में इसे कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। सुनने में लगता है कि बहुत बड़ा प्रिंसिपल होगा, फिजिक्स जैसा जटिल, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बात इतनी जरूरी है बात इतनी जरूरी है कि इसको बिना स्टडी किए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेल की तो डिस्कवरी हो गई, लेकिन ये थोड़ी पता था कि बॉडी में सभी चीजें सेल्स की बनी हुई है ना। तो इसको बताने के लिए कौन आए? एक साइंटिस्ट थे मैथियस लाइडेन और दूसरे साइंटिस्ट थे थियोडोर श्वान। मैथियस लाइडेन एंड थियोडोर श्वान। मैथियस लाइडेन कहाँ के थे? जर्मनी के थे और एक बॉटनिस्ट थे। क्या थे? एक बॉटनिस्ट थे। और थियोडोर श्वान एक ब्रिटिशर थे, ब्रिटिश के थे। कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे और जूलॉजिस्ट थे। बाद में दोनों लोग साथ में मिलकर जर्मनी में ही रिसर्च किए थे। लेकिन इसके पहले जो ये बॉटनिस्ट थे, तो इन्होंने सेल थियरी में बताया कि ऑल द प्लांट, यानी सभी पौधे, ऑल द प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी सभी जो पौधे हैं वो किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं, कोशिकाओं के बने हुए हैं। और इन्होंने क्या बताया? ये जूलॉजिस्ट है तो इसलिए भाई एनिमल की बात करेंगे, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, तो ये जंतुओं की बात कर रहे थे, ये वनस्पति की बात कर रहे थे। तो इन्होंने ये बताया कि सभी जंतुओं का शरीर, यानी ऑल द एनिमल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। इन्होंने बताया कि वो भी किसके बने हुए हैं? सेल्स के। और ये सेल थियरी 1839 में जो है कलेक्टिवली पब्लिश की गई। कुछ लोग दरअसल में जो बातें थी, मैथियस लाइडेन और स्वान, एक साल आगे और पीछे का रिसर्च था, यानी कि कई बुक्स में आपको 38 और 39 देखने को मिल जाएगा, बट एनसीईआरटी का डाटा है 1839 ईस्वी। यानी कोई पूछे कि सेल थियरी कब दी गई, तो 1839 में दी गई। और किसने दिया? स्लाइडेन और श्वान ने दिया। जूलॉजिस्ट कौन थे, बॉटनिस्ट कौन थे, ये जानने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? कि स्वान को अगर हम हिंदी में लिखेंगे स्वान, तो स्वान का मतलब हिंदी में होता है कुत्ता। क्या होता है? कुत्ता। श्वान का मतलब क्या होता है? कुत्ता होता है। आपको सभी को पता है कि नहीं पता है? तो श्वान का मतलब अगर कुत्ता होता है, तो कुत्ता क्या है? जंतु है कि वनस्पति है? कुत्ता जंतु है। तो यानी कि थियोडोर श्वान जो है ये क्या है? जूलॉजिस्ट है, यानी कि जंतु वैज्ञानिक है। और इसके बाद आपको पता ही चल जाएगा, अगर एक जंतु वैज्ञानिक है तो दूसरे कौन है? वनस्पति वैज्ञानिक। लेकिन इन्होंने जो सेल थियरी दी थी वो कंप्लीट नहीं थी। इनसे जब क्वेश्चन किया गया कि अच्छा ये बताइए कि हम मानते हैं कि प्लांट और एनिमल का शरीर किसका बना है? कोशिकाओं का बना है। चलिए मान लिया, लेकिन ये बताओ कि ये कोशिकाएं, नई कोशिकाएं आती कहाँ से हैं? तो इस चीज़ का जवाब देने में ये कंफर्टेबल नहीं थे या नहीं दे पाए। तो इनकी सेल थियरी को आगे बढ़ाने के लिए एक नए वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने सेल थियरी को आगे बढ़ाया। पहली लाइन तो वही उन्होंने बताया कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, यानी कि सभी जो सजीव हैं वो बने हुए हैं कोशिका और उसके उत्पादों से, यानी सजीवों का शरीर कोशिका तथा उनके उत्पादों से बना हुआ है। दूसरी बात इन्होंने यह बताई कि नई सेल कैसे आती है, तो उन्होंने कहा द न्यू सेल इज अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। या उन्होंने बताया कि नई कोशिका जो है वो पुरानी कोशिका से ही बनती है या पुरानी कोशिका के विभाजन से बनती है। ठीक है,
तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार रफली रिवीजन करते हैं फटाफट कि सेल क्या है। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। सेल बायोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन, या हम कह सकते हैं कि होल सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी कहते हैं। अगर केवल स्ट्रक्चर की बात करें, केवल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या है? साइटोलॉजी। अगर कंप्लीट की बात करें तो क्या है? सेल बायोलॉजी। बट केवल स्ट्रक्चर की बात करें तो साइटोलॉजी। डिस्कवरी किसने की थी? डेड सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 ईस्वी में। किस बुक में दिया था? किस बुक में दिया था बेटा? जल्दी बोलो। माइक्रोग्राफिया में दिया था। किस बुक में दिया था? माइक्रोग्राफिया में दिया था। और इन्होंने किस में देखा था? कॉर्क के टुकड़े में देखा था। किससे देखा था? अपने हाथों द्वारा बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी से देखा था। और कैसा संरचना दिखा था उनको? तो हनी बी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा था, यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखी थी। ये कैसे? इसमें प्रोटोप्लाज्म था या नहीं था? नहीं था, ये मृत कोशिकाएं थी। जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? तो एंटोन वान लीवेनहॉक ने देखा। कब देखा? 1674 ईस्वी में। कुछ बुक्स में 71 भी लिखा मिल जाएगा आपको। किसमें देखा था? पॉन्ड वाटर में। इन्होंने भी अपने द्वारा सूक्ष्मदर्शी बनाई थी। और उन्होंने इसको क्या कहा था? एनिमल क्यूल। क्यों कहा था? क्योंकि एनिमल की तरह ये चलते फिरते थे। और एक्चुअल में वो क्या थे? बैक्टीरिया थे। क्या थे? बैक्टीरिया थे। और एंटोन वॉन लीवेनहॉक को एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहा जाता है, या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। और इसके बाद हमने देखा कि सेल से किस तरह से बॉडी का निर्माण होता है। जैसे ईंट से दीवार और दीवार से जो है घर बनता है, ठीक उसी प्रकार से सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी का निर्माण होता है। आते हैं सेल थियरी पे। तो सेल थियरी को प्रपोज करने वाले कौन हैं? देने वाले मैथियस स्लाइडेन एंड थियोडोर श्वान। आप स्लाइडेन और श्वान भी कह सकते हो। कब दी गई? 1839 ईस्वी में दी गई। और ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे, और ये ब्रिटिश के थे। और एक बात मैं बताना भूल गया, यहाँ पे देखो लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की थी? मैथियस स्लाइडेन ने ही सेल वॉल को भी डिस्कवर किया था। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक इसी तरीके से सेल थियरी में कहा क्या गया कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, यानी सभी जीव कोशिका तथा उसके उत्पादों के बने हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से रुडोल्फ विर्चो ने जो आगे बढ़ाया, इन्होंने एक लाइन कही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस लाइन को मैंने नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये अभी के लिए छोड़े थे। इस लाइन को आप एकदम से याद कर लीजिएगा। बहुत बुकों में ये लाइन लिख दिया जाता है, तो ये समझ में आता है कि कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। उन्होंने कहा था ओमनीज सेलुला ए सेलुला, ओमनीज सेलुला ए सेलुला, जिसका मतलब ये होता है कि द न्यू सेल इज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं, जो कि सेल थियरी का दूसरा पॉइंट था। ठीक है ना। तो आज के लिए, आज की क्लास में इतना ही। आगे मिलेंगे लेकर और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।